जय हिंद दोस्तों। देखो, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में हम भौतिक प्रदेशों की बातचीत कर रहे थे। ध्यान रखना, भारत के भौतिक प्रदेश में हमने हिमालय का अध्ययन किया है। तो हिमालय का हमने विभिन्न प्रकार से अध्ययन कर लिया। हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था, विस्तृत रूप से इसका हिमालय को हमने पढ़ा था। आज हम हिमालय के बाद में सबसे पहले हमने पर्वत की बात कर ली। आज हम मैदान की बात करेंगे। भारत के उत्तर के विशाल मैदान की बातचीत करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति क्या है। देखो, हम बात कर रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थिति को लेकर कि उत्तर का विशाल मैदान कहां पर स्थित है। तो देखो, सबसे पहले हम मैप बनाते हैं। भारत के मैप की बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्थिति के बारे में। देखो, स्थिति भारत की स्थिति उत्तर के विशाल मैदान को देखते हैं। तो ये अपना भारत हो गया प्यारा सा। तो देखो, स्थिति हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ यहाँ स्थित है, आपको पता है, हिमालय। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में अरावली, यहाँ पे अरावली। तो उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर में स्थित है हिमालय। कौन सी दिशा में? उत्तर में। और इसके पश्चिम में स्थित है अरावली। अरावली यानी राजस्थान में। यहाँ राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का मैदान है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। और दक्षिण में बात करें तो अपना प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय पठार, इनके बीच में स्थित है उत्तर का विशाल मैदान। देखो, उत्तर के विशाल मैदान ये यहाँ पर है। विशाल मैदान है। और भारत की कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? तो उत्तर का विशाल मैदान। देखो, बात करें उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ था। तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किसकी वजह से हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों के अवसादों के लाने की वजह से। देखो, अवसाद क्या होता है? नदी अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर, इसके अलावा बहुत सारे इसके मर्दा आदि सारे लेकर, बहुत सारे पदार्थ लेकर आती है और लाकर कहाँ जमा कर देती है? जब वो नदी प्रौढ़ावस्था में होती है या वृद्धावस्था में होती है तो अपने किनारों पर जमा कर देती है। यानी यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? उत्तर के विशाल मैदान का। किनके कारण? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के कारण। इसके अलावा किसके कारण? हिमालय की नदियों के कारण। मैंने बताया था हिमालय की नदियों को पढ़ा चुका था। तो यहाँ पर प्रमुख 3 नदियों की वजह से इसका निर्माण हुआ है। देखो, एक नदी तो यहाँ से है, यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद कराची के समीप जाकर ही है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। एक तो सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है आपको पता है? झेलम, रावी, व्यास, चेनाब और सतलज नदी है। इनसे यहीं से एक नदी निकलती है, आपको पता है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। मैं लिख चुका हूं यहाँ पर। इस प्रकार से बहती है ये ब्रह्मपुत्र। एक नदी है यहां से निकलती है, ये हो गई गंगा नदी। तो कौन कौन सी? हिमालय की नदियां 3 प्रमुख नदी। इसी कारण इसको सिंधु, गंगा और सतलज का, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है इसी को। फिर यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत से बहुत सारी नदियां निकलती है। सोन नदी निकलती है, केन नदी, बेतवा। इसके अलावा आपको पता है यहाँ से चंबल नदी भी निकलती है, जो राजस्थान से बहते हुए उत्तर प्रदेश की इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसी ये गंगा नदी की इसकी उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति होगी। और किन किन से बना है?
नदियां, जैसे कौन कौन सी नदी, सिंधु नदी होगी, गंगा नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सब से मिलकर क्या बना है अपना उत्तर का विशाल मैदान बना है। अब हम बातचीत कर लेते हैं उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति के बाद में कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखना इसका क्षेत्रफल, उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखना ये पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर फैला हुआ, ध्यान रखना 3200 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई है, ये याद रखना 150 से 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर है औसत चौड़ाई। यहाँ के जो जलोढ़ है, जो जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ निक्षेप है, उसकी जो गहराई है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक, ध्यान रखना। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसकी भारत में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ध्यान रखना। सिंधु तथा इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, उसका मैदान किस दिशा, उसका ज्यादातर कहां हिस्सा है, वो पाकिस्तान में, ध्यान रखना। कहां पर है, पाकिस्तान में। देखो इसको हम बात करें इसकी विशेष तौर पर, तो ये याद रखना क्षेत्रफल याद रखना, पश्चिम से पूर्व दिशा 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 350 किलोमीटर, जलोढ़ की गहराई कितनी है, जो जलोढ़ निक्षेप जमा है 1000 से लेकर 2000 मीटर। हमारे क्या है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये इसकी स्थिति विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। देखो इसे मैं अभी यहाँ बता देता हूं, इसको उत्तर से दक्षिण में 3 भागों में विभाजित किया गया। इसको कितने भागों में, 3। कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर, उसके बाद करते हैं तराई, तराई के बाद में हम बात करते हैं जलोढ़। फिर इस जलोढ़ को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा खादर, एक हो जाएगा बांगर, एक हो जाता है डेल्टा। उच्चावच के आधार पर हम इनका विभाजन करेंगे, इनको पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हम उत्तर से दक्षिण की और जो इसको विभाजित किया गया है उत्तर के विशाल मैदान को, उनका हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले। देखो इसकी बात करें, हम सबसे पहले बात करते हैं भाबर की। भाबर, देखो शिवालिक, ये मान है ना हिमालय है, कौन सा, शिवालिक है, शिवालिक पहाड़ी है। आपको बता दिया था शिवालिक, हमने पढ़ा था हिमालय के प्रकार, सबसे प्रकाश हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इस शिवालिक के गिरिपाद में, गिरिपाद में, शिवालिक की गिरिपाद है, गिरिपाद है शिवालिक की तलहटी में लगभग कितने किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर कुछ क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, कंकड़ पत्थर, मैं कह सकता हूँ गोलाश में। ये कहां से है, नदी अपरदित होकर जब पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर आ जाती है, तो अपने साथ बहुत सारे क्या लेकर आती है, गोला, बहुत सारे कंकड़ पत्थर और अवसाद लेकर आती है, जो इसके गिरिपथ में आकर जमा कर देती है। ये कितने से लेकर, 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, ध्यान रखना। 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी एक क्या है, ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, पतली पट्टी है। किसके समानांतर है, ये शिवालिक के समानांतर है। किसके, शिवालिक पहाड़ी के क्या है, समानांतर है। ये हिमालय क्षेत्र से जब बाहर निकलती है नदी, तो अपने साथ क्या लेकर आती है, बड़े बड़े गोलासन पत्थर लेकर आती है। इन गोलासन पत्थरों में जब ये नदी, ध्यान रखना ये नदी यहाँ से मान लो निकली है, तो इन धाराओं के नीचे क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। इन कंकड़ पत्थर है ना, इन कंकड़ पत्थर के नीचे ये नदी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे ये नदी नीचे से जा रही है, ऊपर क्या है, ये कंकड़ पत्थर। जिस क्षेत्र में नदी विलुप्त हो जाती है ना, तो ध्यान रखना उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। उसके बाद देखो, बाबर के बाद जब इसमें से लुप्त, तराई, बाबर हो गए, बाबर के बाद में आता है तराई। देखो तराई किसे कहते हैं,
तराई देखना याद रखना। तराई देखो ये नदियां हैं, ये नदियां जब भाबर क्षेत्र से इन गोलासम पत्थरों से जब बाहर निकल जाती है बाहर, तो उसे क्या कहा जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तराई वाला ये जो क्षेत्र होता है ना, ये दलदली क्षेत्र होता है, ध्यान रखना। कैसा क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है। और इस दलदली क्षेत्र में वनस्पति बहुत अधिक होती है। सारा का सारा क्षेत्र किससे ढका होता है, वनस्पति से ढका होता है। तो वनस्पति से ढका होता है क्षेत्र, तो याद रखना इस क्षेत्र में जितनी ज्यादा वनस्पति है उतने ज्यादा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं, वन्य जीव, यानी जैव विविधता वाला क्षेत्र है यहाँ रखना विशेष तौर पर। अब देखो ये नदियां यहाँ से आगे निकलने के बाद ये मैदानी भागों में मानना प्रवेश करेगी। ये बहुत सारी धाराएं आपस में मिलकर एक नदी ये मैदान में प्रवेश करेगी। कहाँ, मैदान। मैदान में इनको हम कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं, दो भागों में। जलोढ़ मैदान है, एक को हम क्या कहते हैं, खादर, दूसरे को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। कौन सा है, जलोढ़। देखो खादर क्या होता है, खादर याद रखना, खादर नदियों के दोनों ओर, जैसे मान लेना ये नदी है, इस नदी की इस तरफ भी और इस तरफ भी, मैं नदी की बात कर रहा हूं, नदी के दोनों तरफ लगभग कितने किलोमीटर, 10 से लेकर 20 किलोमीटर। नदियों के दोनों किनारे 10 से लेकर 20 किलोमीटर जो चौड़ा क्षेत्र होता है ना, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, उसे हम क्या कहते हैं, खादर। यानी यहां पर वर्ष भर नई मिट्टी, वर्ष भर नदियां नवीन मृदा लाती है, ध्यान रखना। वर्ष भर नदियां नवीन मृदा लाती है यहाँ पर, ये याद रखना। उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है। अब देखो खादर की हम बात करें, इसको स्थानीय क्षेत्र में, किसे, खादर को स्थानीय क्षेत्र में बेट कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है स्थानीय भाषा में, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बांगर। देखो बांगर क्या होता है, बांगर होता है उच्च मैदानों के कुछ शुष्क भागों में छोटे छोटे टीले होते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो वर्ष भर है ना, ये कौन सी होगी, खादर, नवीन मिट्टी होगी, जबकि बांगर कैसे होती है, पुरानी मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, पुरानी मृदा। कहने का तात्पर्य, जहां नदियां वर्ष भर अपनी नवीन मिट्टी लाकर जमा नहीं करती है उसको क्या कहते हैं, बांगर। यानी ये खादर से ऊंचा उठा हुआ भूभाग है, जहां पर नदियों का पानी वर्ष भर नहीं पहुंच पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। जिसे हम स्थानीय भाषा में, ध्यान रखना, इसी बांगर को स्थानीय भाषा में बूढ़ कहते हैं। क्या कहा जाता है, बूढ़ कहा जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले हम बाबर की बात की थी, उसके बाद तराई, दोनों को याद रखना, क्रम से पूछा जा सकता है। बात है बात, उसके बाद खादर और बांगर हो गए, सबसे लास्ट में होता है जलोढ़। इसके बाद ये नदी मैदानों में पहुंचने के बाद नदी वृद्धावस्था में पहुंच जाती है और अपने अवसादों को अपने साथ वहन नहीं कर पाती है। तो नहीं कर पाती है तो ये मान लेना यहां पर है जलीय क्षेत्र, ये नदी का मुहाना है। नदी का क्या है, मुहाना। नदी गिरने से पहले अपने साथ लाए गए अवसादों को यहां पर क्या कर देती है, जमा कर देती है, इनको वहन नहीं कर पाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा एक सपाट मैदान होता है, ध्यान रखना। डेल्टा क्या होते हैं, सपाट मैदान होते हैं, जो समुद्र तल से लगभग, किसी समुद्र तल से लगभग 50 से 100 मीटर ऊंचे होते हैं। ये यहीं पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पर रॉयल टाइगर स्थित है। यहाँ पर ये हो गया सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र। ये तो इस प्रकार से हमने हिमालय के बारे में अध्ययन किया है। सॉरी, इस प्रकार हमने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में कुचार्च के आधार में इसका अध्ययन किया है। तो ये याद रखना आप, इसमें इंपोर्टेंट यही है। तो अगले वीडियो में हम ना इसके बारे में हम बताएंगे कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जय हिंद।